जिस तरह की ये जीत है और जिस तरह की ये हार है, उसने मेरे जैसे लोगों को भी परेशान से ज़्यादा हैरान किया है। ऐसा कोई मैं हवा, ऐसी कोई आँधी मैं एनडीए की नहीं देख पाई। जी हाँ, ये बहुत अजीब लगता है कि लगभग 90% सीटें एक अलायंस खो गई। लेकिन ये अपने आप में बहुत हैरान, परेशान और बौखला देने वाला चुनाव मेरे जैसे पत्रकारों के लिए है। हाँ, बिल्कुल हैरान होने वाली बात है क्योंकि ऑपोजिशन तो सशक्त होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से महागठबंधन के ऊपर निर्भर था, वो नहीं कर पाए। उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो लिमिटेशंस है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन एनडीए देखने को को मिल मिल रहा गया। है। ये पूरा जो खेल शुरू हुआ महाराष्ट्र से हुआ, राहुल गांधी बाकायदा केस स्टडीज लेके आ गए। उसके बाद उन्होंने वोट चोरी के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ही चोरी हो गई है हरियाणा में। तो आप कितनी भी तैयारी कर लें, अगर वोट की चोरी हो रही है, तो आप चुनाव कभी जीत ही नहीं पाएंगे। जो सत्ता में पार्टी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास सब इंस्टीट्यूशंस भी है। जो ऑपोजिशन में है, उनको सिस्टम के खिलाफ भी लड़ना है और उनको चुनाव में अपने आप को लोगों के सामने भी रखना है। तो ये असंतुलन तो बिल्कुल है ही। बिहार का चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ है सुहास जी, लेकिन अब तो अगला चैप्टर भी खोलना पड़ेगा। वो चैप्टर है पश्चिम बंगाल का, असम का। ममता बनर्जी कह रही है मैं तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को दाखिल नहीं होने दूंगी, मैं तो एसआईआर करने नहीं दूंगी। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है कि स्टेट की मशीनरी जो है उसको इलेक्शन के काम में लगा दिया जाए। कि वेलफेयर स्कीम्स जिसको कहते हैं वो लास्ट मिनट पे ला के अगर स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ किया तो मेरे ख्याल से जिसको हम कह सकते हैं बीजेपी को उसी के भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार के चुनाव नतीजे आने के बाद कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन एक ऐसी गुत्थी है, एक ऐसी मिस्ट्री है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि बिहार चुनाव में आखिर हुआ तो हुआ क्या। और इसीलिए इस मुद्दे को समझने के लिए हम एक्सपर्ट से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर तू दो जो हैं वो मुद्दों के मद्देनजर। वो दो मुद्दे ये हैं, पहली बात तो बिहार में क्या हुआ, दूसरे बिहार के बाद जो विपक्ष के हालात हैं आज के लोकतंत्र में, शायद वो मैं कहूंगी 2024 नहीं बल्कि उससे पहले 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, यानी 2 साल पहले, तब ये माना गया था कि विपक्ष जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। 2024 में जिस तरह का मैंडेट मिला नरेंद्र मोदी सरकार को और जितनी कम सीटें आई, उससे विपक्ष को एक बार फिर बल मिला। और मैं बार बार विपक्ष का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि एक लोकतंत्र में बहुत जरूरी है जितना सत्ता पक्ष का मजबूत होना, उससे भी शायद कहीं ज्यादा विपक्ष का मजबूत होना। तो कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा आरजेडी, और अब आने वाले जो चुनाव हैं, जिन चुनावों में हम जिक्र कर रहे हैं वेस्ट बंगाल का, असम का, इसके अलावा और भी कई राज्यों में चुनाव होने होंगे आगे आने वाले सालों में। 2026 में इन दोनों महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है और इसके अलावा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में भी। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहास पर्शिकर जी इस वक्त मौजूद हैं। और मैं कहूंगी कि वो अपने साथ एक ऐसा तजुर्बा लेकर आ रहे हैं, खासकर उस राज्य का, महाराष्ट्र का, जिसका जिक्र बार बार विपक्ष करता रहा है, केस स्टडी के तौर पर ये बताने के लिए कि आम आदमी के वोट की चोरी हो रही है। अब यहाँ पर मुद्दे दो हैं। एक मुद्दा तो ये है कि क्या आम आदमी के वोट की चोरी हो रही है, इसलिए विपक्ष ये चुनाव हार रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उन्होंने बाकायदा एक वोट अधिकार यात्रा भी पूरे इंडिया ब्लॉक में बिहार में निकाली थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्या एक तरह की जो लेजीनेस है, जो सुस्ती है क्या ऑपोजिशन की, उसको छिपाने के लिए वोट अधिकार या वोट चोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा लगता है कि एक असमंजस की स्थिति है। सुहास जी, क्या आप कैन यू मेक सेंस ऑफ थिंग्स? क्या समझ में आ रहा है आपको ये पूरा बिहार का जो चुनाव हम देख रहे हैं? पहले तो हम सिर्फ बिहार के बारे में अगर देखें तो मुझे लगता है एक साल पीछे जाकर अगर लोकसभा चुनाव देखें तो वहां भी लोकसभा चुनाव में भी बिहार में ये जो महागठबंधन है या उस वक्त जिसको इंडिया ब्लॉक कहा जा रहा था, वो इंडिया ब्लॉक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। वहाँ जेडीयू और भाजपा, इनकी जो अलायंस है एनडीए, वो बाकायदा चुन के आई थी और उन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 2024 में और झटका बीजेपी को नहीं लगा। इसकी वजह ये थी कि बिहार ने उसको बचाया था। तो एक तरीके से ये बैकग्राउंड तैयार हुआ था कि बिहार अभी तक इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है।
कई लोगों ने ये पॉइंट आउट भी किया है कि वो नहीं है। इसकी वजह ये है कि कई सालों से वहां का जो, जिसको आजकल पॉलिटिकल एनालिसिस में अरिथमेटिक कहते हैं, वो अगर देखा जाए, जो भाजपा और जेडीयू के अलायंस की वजह से, और उसके साथ अगर चिराग पासवान की पार्टी या तो और पार्टियां आप जोड़ते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि एक बड़ा सोशल कोएलिशन उनके पीछे वैसे भी पहले से तैयार था, मौजूद था। और हुआ ये कि आरजेडी और महागठबंधन इस सोशल कोएलिशन से, ऑपोजिशन के मतलब बीजेपी और एनडीए के सोशल कोएलिशन को तोड़ नहीं पाए। तो मोटे तौर पे मैं ये कहूंगा कि जी हाँ, ये बहुत अजीब लगता है कि लगभग 90% सीटें एक अलायंस को गई, लेकिन उसकी तैयारी और उसकी बैकग्राउंड एक साल से या उससे भी ज्यादा समय से वहां चल रही थी। और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें अचरज कम है, अरिथमेटिक ज्यादा है। लेकिन सुहास जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले कम से कम 3 से 4 जो विधानसभा चुनाव हैं बिहार के, उनमें मैं जाके जमीन पर मैंने कवरेज किया है। लोकसभा चुनाव में भी मैं हमेशा ये सुनिश्चित करती हूँ कि बिहार को समझूं, क्योंकि लगता है कि बिहार अगर समझ में आ गया तो शायद हमें पूरा उत्तर भारत समझ में आ जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन हमेशा बिहार जाके जरूर खबर लेने की कोशिश करती हूँ। इस पिछली बार की अगर मुकाबला हम करें, जिस अरिथमेटिक का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें चिराग पासवान को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दें कि चिराग उस वक्त मौजूद नहीं थे, कोलिशन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जिस तरह की ये जीत है और जिस तरह की ये हार है, उसने मेरे जैसे लोगों को भी परेशान से ज्यादा हैरान किया है। ऐसा कोई मैं हवा, ऐसी कोई आंधी मैं एनडीए की नहीं देख पाई। अगर मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से और बारीकी से बताऊं तो मैं कहूंगी कि ऐसा लगता था कि अगर मैं 10 लोगों से मिलती हूं तो 10 लोगों में मुझे 4 या 5 एनडीए के मिलते हैं, और ये 4 या 5 में कहूंगी मुझे गठबंधन के मिलते हैं। और हाँ, एक और बात, 1-2 लोग मुझे प्रशांत किशोर के भी चाहने वाले मिल जाया करते थे। तो ये एक सैंपल साइज, एक रिपोर्टर की जितनी हैसियत और जितने संसाधन है, उसके हिसाब से मैं आपको एक एनेक्डोटल लग सकता है आपको कि मैं अपनी सिर्फ एक तरह की चश्मदीद के तौर पे आपको बता रही हूँ, लेकिन इस पूरे अरिथमेटिक को समझने की हम कोशिश करें तो पिछली बार भी आप देखिए 37% और 37% दोनों गठबंधनों को 2020 में इतने ही फीसद वोट मिले थे, और सीटों में भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। 1 दर्जन सीटें इधर या उधर करके कोई भी गठबंधन जीत सकता था। वो बिलीवेबल था, लेकिन ये अपने आप में बहुत हैरान, परेशान और बौखला देने वाला चुनाव मेरे जैसे पत्रकारों के लिए है। जी, वो हो सकता है, लेकिन मैं फिर से आपको अरिथमेटिक के पास ले जाऊंगा, क्योंकि पिछली बार मतलब लोकसभा चुनाव के वक्त भी अगर आप असेंबली सेगमेंट्स देखें तो लगभग 175 असेंबली सेगमेंट्स में, 174 असेंबली सेगमेंट्स में एनडीए को बढ़त थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस वक्त असेंबली चुनाव भी होते तो उनके पास 175 तो सीटें थी ही थी। अब हुआ इतना ही है कि उसमें और 25 सीटें ज्यादा बढ़ गई है। और ये अक्सर होता है हमारी इलेक्शन की, चुनाव की जो सिस्टम है उसमें, कि एक बार आप अगर आगे निकल जाते हैं तो उसमें थोड़े से मत, वोट प्रतिशत बढ़ जाता है, तो उससे आपको ज्यादा लाभ होता है। इस बार वो हुआ है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये, हाँ, बिल्कुल हैरान होने वाली बात है, क्योंकि ऑपोजिशन तो सशक्त होना ही चाहिए, लेकिन इस तरह हैरान होने की बात नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा स्कैंडलस हुआ है कि ये हो ही नहीं सकता था। ये हो सकता था, वो ना होना मेरे ख्याल से महागठबंधन के ऊपर निर्भर था। वो नहीं कर पाए, उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो लिमिटेशंस है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन एनडीए देखने को को मिल मिल रहा है। गया है। अब मेरा अगला सवाल आपसे होने वाला है वो महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर। जो ऑपोजिशन का आरोप है वो ये कि देखिए, ये पूरा जो खेल शुरू हुआ महाराष्ट्र से हुआ। राहुल गांधी बाकायदा केस स्टडीज लेके आ गए। उसके बाद उन्होंने वोट चोरी के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ही चोरी हो गई है हरियाणा में। तो ये जिक्र हुआ, और कर्नाटका का बाकायदा केस स्टडी, ऐसा कोई भी हमारे सामने अभी क्रेडिबल एविडेंस या ऐसा उसका कोई, मैं कहूंगी, काट हमारे सामने नहीं आया है। ऐसा कोई विश्वसनीय है कि राहुल गांधी ने जो केस स्टडीज तैयार की हैं वो झूठी हैं। उनका कोई एक पहलू इधर या उधर हो सकता है, आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो 3 केस स्टडीज उन्होंने अलग अलग स्टेट्स की प्रेजेंट की हैं, उसमें मुझे उम्मीद ये है कि आप भी बहुत असहमत नहीं होंगे। अब मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि नंबर्स जो हैं वो बताते हैं कि जो कास्ट
एरिथमेटिक है या एक जो चुनावी मैं कहूंगी गणित है वो पक्ष में जा रहा था एनडीए के। हालांकि आप भी हैरान हैं कि इतना बड़ा स्केल इनकी जीत का कैसे हुआ। मतलब एक मजाक तो ये चल रहा है कि 101 में से 101 सीटें भी आ सकती थी, इतनी सीटें क्यों छोड़ दी भाजपा के लिए। जी और जी एक और बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात इसमें भी ये भी आ रही है कि जो अपर कास्ट की राजनीति करती रही है भाजपा, अब सोचिए आप लगभग 50% जो हैं वो अपर कास्ट कैंडिडेट बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। तो ये भी मैं आपसे मुद्दों पर चर्चा करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल सीमित करती हूँ महाराष्ट्र और हरियाणा पे। और तीसरी बात आ गई अभी बिहार की। आप कितने कन्विंस्ड हैं ये जो वोट चोरी का पूरी मुहिम और पूरा कैंपेन आगे बढ़ा रही है जो गठबंधन है या मैं कहूंगी जो ऑपोजिशन है, और बिहार चुनाव के बाद अब एसआईआर का मुद्दा कहाँ है? देखिए, एसआईआर और वोट चोरी मेरे ख्याल से जुड़े हुए लेकिन थोड़े अलग मुद्दे हैं एक दूसरे से। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ ये था कि लोकसभा चुनाव में वहां बीजेपी और उनकी अलायंस काफी पीछे चल गई थी और उसके बाद उनको एक बड़ी जीत वहां हासिल हुई। इसलिए लोगों के मन में, खास करके ऑपोजिशन के मन में, ये सवाल जरूर पैदा हुए। राहुल गांधी की जहां तक बात है, उन्होंने जो अभी तक एविडेंस लाए हैं उनमें से आपने जैसे कहा उसमें लगता तो है कि इसमें कुछ दम है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे राहुल गांधी से कुछ असहमति दिखानी है, लेकिन सवाल इतना है कि इससे कितने सीटों में फर्क पड़ा ये हमें अभी तक पता नहीं है। और ये मेरे ख्याल से क्वाइट नेचुरल कि जो बाद में आप ये सवाल उठाते हैं उसके लिए आपको काफी एफर्ट्स करना पड़ता है। ये आसानी से कोई कर नहीं सकता है, कोई एक राजनीतिक दल ये आसानी से दिखा नहीं सकता है, इसको समय लगेगा। महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो या कहीं भी हो, कि बिल्कुल जो बढ़त हासिल की बीजेपी ने वहां, उसमें से कितने सीटों में ये हुआ होगा और कितने सीटों में नहीं हुआ होगा। एसआईआर का जहां तक मुद्दा है, मेरे ख्याल से उसमें भी कई अच्छे मुद्दे आए हैं अभी भी। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, आप तो बिहार में घूमी हैं, आपको शायद पता होगा कि ये चुनावी मुद्दा वहां नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव ने, मतलब राजद ने, राष्ट्रीय जनता दल ने भी ये मुद्दा बहुत जोर से उठाया नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये जो, जिसको हम थियोरेटिकल, एकेडमिक और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट मुद्दे कह सकते हैं, वो कई बार चुनावी मुद्दे नहीं होते हैं। और वो मेरे ख्याल से गणतंत्र में हमें मानना पड़ेगा कि ये गैप तो रहती है कि जो मुद्दे होना चाहिए वो होते नहीं है, और जो मुद्दे होना जरूरी नहीं है वो बिल्कुल बीच में आकर महत्वपूर्ण मुद्दे बनते हैं, और उससे चुनाव शायद जीता या हारा जा सकता है। सुहास जी, कहा जाता है कि जो नाकामी है वो तो अनाथ होती है, कामयाबी के तो कई बाप निकल आते हैं कि हाँ ठीक है, हम भी हैं, हम भी हैं। और आरोप ये भी लग रहे हैं कि एक बार वोट अधिकार यात्रा निकालने के बाद राहुल गांधी कहाँ गायब हो गए, तेजस्वी यादव कहाँ गायब हो गए, इनके गठबंधन में आपस में बहुत ज्यादा कलह थी। ये तमाम चीजें उभर कर आ रही हैं। आप जानते हैं जब सत्ता में नहीं होते लोग तो सत्ता की जो मलाई है वो देने के लिए होती नहीं है लोगों के पास, इसलिए बिखराव देखने को मिलता है। जब सत्ता में होते हैं, पावर होती है, तो पावर का छोटा छोटा हिस्सा सबको बढ़ जाता है। तो वही एक आंतरिक कलह देखने को मिल रही है, घरेलू लड़ाई भी देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो ये बात मुझे समझ में नहीं आती एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो अपने आप को लोकतंत्रवादी और संविधानवादी कहता है और समझता है कि विपक्ष के लिए बहुत जरूरी है एक खंबा पकड़ के लोकतंत्र का खड़े रहना, और एक तरह से हम एक तरह की ऑथोरिटेरियन रूल की तरफ या एक तानाशाह रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे अगर ऑपोजिशन इतना कमजोर रहेगा। मुझे भी कोई खास लगाव किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन इस देश से, इसके संविधान से, लोकतंत्र से लगाव जरूर है। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप ऑपोजिशन लीडर होते और आपके सामने एसआईआर जैसा मुद्दा होता और आपको चुनाव लड़ना है, तो आप कितनी भी तैयारी कर लें, अगर वोट की चोरी हो रही है तो आप चुनाव कभी जीत ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी सारी ऊर्जा वोट चोरी से लड़ने में, सिस्टम से लड़ने में, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, जिसमें सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष का धन बल और बाहुबल और तमाम तरह का बल उनके पास है, मीडिया का बल, ये सब उनके पास है, तो अगर या तो सारी ऊर्जा इधर खर्च कर दें या उधर खर्च कर दें, और ऊर्जा और तमाम जो धन बल है वो बहुत लिमिटेड है, क्या करते आप? जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जब कोई हार जाते हैं तो उनकी हर बात आपको गलत नजर आती है अगर आप दूर से देखते हैं तो, लेकिन उन्होंने कुछ एफर्ट तो किए होते हैं।
अब आपका जो मुद्दा है उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि किसी को भी अगर एसआईआर के बारे में कुछ काम करना है, ऑपोजिशन करना है, या ये चेक करना है कि गलत नाम निकाले नहीं जा रहे हैं, जो है लोग उनके नाम निकाले नहीं जा रहे हैं, तो आपको बूथ लेवल पे आपका जो राजनीतिक दल है उसका संगठन बिल्कुल पक्का होना चाहिए। आपको पता है कि बिहार में कांग्रेस के साथ ये सुविधा तो थी नहीं, इसलिए हुआ ये कि ऊपर से लीडरशिप की ओर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन उसकी जिस तरह हम कहेंगे ये टू टेक केयर कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है हमें कि बूथ लेवल पे ये किस तरह से हुआ या हुआ नहीं। दूसरी बात ये है कि ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस ने ज्यादा उठाया मेरे ख्याल से, आरजेडी ने तो ये मुद्दा उठाया भी नहीं था, और उनको ये लग रहा था, और मुझे लगता है कि वो सही है, कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन्होंने उसके बारे में एक प्रॉमिस भी किया था कि अगर हम सत्ता पे आ जाते हैं तो हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब हम दे देंगे। तो मेरे ख्याल से ये चलता रहेगा। ये जो एसिमेट्री की बात आप कर रहे हैं, ये असंतुलन की बात कर रहे हैं कि जो सत्ता में पार्टी है उसके पास पैसा भी है, उसके पास सब इंस्टीट्यूशंस भी है, जो ऑपोजिशन में है उनको सिस्टम के खिलाफ भी लड़ना है, और उनको चुनाव में अपने आप को लोगों के सामने भी रखना है। तो ये असंतुलन तो बिल्कुल है ही, और वो असंतुलन होते हुए ये जो चुनावी निकाल आए हैं परिणाम, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उससे ये बात तो नहीं आती है कि इसका मतलब ये जो चुनावी परिणाम आए हैं उसमें सिर्फ ये असंतुलन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि असंतुलन है, लेकिन ये बात भी सच है कि कुछ तो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने किया कि जिसकी वजह से उनको आम लोगों में 8-9% ज्यादा वोट मिले हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी थाली है जिसको अंग्रेजी में रेसिपी ऑफ डिजास्टर भी कह सकते हैं ऑपोजिशन के लिए, कि उस थाली में थोड़ा सा एसआईआर रखा है, उस थाली में थोड़ा सा लेजीनेस, सुस्ती रखी है ऑपोजिशन की लड़ाई रखी है, मुद्दों को ना समझना, मीडिया पर पूरे तरीके से कब्जा होना, संचार के तमाम साधनों बिल्कुल, पर एनडीए का, तो बिल्कुल। पूरी ये थाली बनाकर एक तरह की एक रेसिपी फॉर डिजास्टर बन गई। बिहार का चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ है सुहास जी, लेकिन अब तो अगला चैप्टर भी खोलना पड़ेगा। वो चैप्टर है पश्चिम बंगाल का, असम का। ममता बनर्जी कह रही है मैं तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को दाखिल नहीं होने दूंगी, मैं तो एसआईआर करने नहीं दूंगी। क्या ये संभव है कि कोई मुख्यमंत्री इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को ना आने दे, एसआईआर ना करने दे? क्या ये जो लड़ रही हैं या लड़ते हुए दिखना चाहती हैं ममता बनर्जी, इसकी राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला ये चुनाव अब आने वाले हैं, और उनमें से आसाम छोड़ के बाकी सब जगह नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है। तो ये जो लड़ाई अब होगी उसमें और एक आपकी रेसिपी ऑफ डिजास्टर आप जो कह रही थी उसमें और एक डिश आ जाएगी, वो है केंद्र और राज्य के संघर्ष की। और उस संघर्ष का फायदा राज्य लेंगे या केंद्र लेगा, ये मेरे ख्याल से बहुत एक तरीके से दिलचस्प लेकिन एक तरीके से बहुत ट्रेजिक ऐसी कॉन्फ्रंटेशन होने वाली है। जो आप ममता बनर्जी की बात कर रही है, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है कि स्टेट की मशीनरी जो है उसको इलेक्शन के काम में लगा दिया जाएगा, वो रिक्वेजिशन करेंगे। तो ममता बनर्जी जो कह रहे हैं कि उनको हम आने नहीं देंगे, या हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको इनके साथ काम नहीं करने देंगे, वो हो नहीं पाएगा। लेकिन उससे लेकिन सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ही तो इलेक्शन कमीशन की शक्तियां वहां पर लागू होती हैं, या उससे पहले भी कर सकता है नहीं, इलेक्शन उससे कमीशन? पहले भी अब ये जो एसआईआर का काम चलेगा उसके लिए खुद इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई मशीनरी है नहीं। जो कुछ इलेक्टोरल रोल तैयार करने का काम है वो काम तो स्टेट मशीनरी ही करने करेगी। उसके ऊपर सिर्फ सुपरविजन करने के लिए शायद इलेक्शन कमीशन किसी को वहां भेज सकता है। अगर उसमें कुछ दिक्कतें डाल दी गई राज्य सरकार से, तो मेरे ख्याल से वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तैयार हो जाएगा। ममता बनर्जी भी ये जानती है, तो मैं इसको इस तरह देखता हूं कि ये कह के दो चीजें वो शायद कर रही है। वो एक तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये इशारा दे रही है कि अगर आप
इलेक्शन कमीशन के नाम से बीजेपी का काम यहाँ करने जा रहे हो तो हमको ये नहीं चलेगा। ये एक है। और दूसरा ये है कि वो लोगों को ये दिलासा देना चाहती है, एहसास देना चाहती है कि कुछ भी हो आपके नाम हम आसानी से कटवा नहीं देंगे किसी को। और इससे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी जो है वो बिल्ड हो जाएगी या पक्की हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से मैं इसको, जिसको हम पॉलिटिकल पोस्चरिंग कहते हैं, उस तरीके से देखता हूँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट पोस्चरिंग है, क्योंकि पोस्चरिंग इससे ये इंपॉर्टेंट है। अब दिखता आखिरी है। सवाल आपसे, समय मेरे पास कम है, सवाल तो बहुत जी ज्यादा जी है और मैं बिल्कुल। जानती हूँ आपको जाना है। आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे कि विपक्ष के पास ऐसे ही हम देखते हैं पिछले 11 साल में जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी, वो दौर आपको याद होगा, उस वक्त मैं पत्रकार नहीं थी जब कांग्रेस पार्टी का, राजीव गांधी का दौर, इंदिरा गांधी का दौर होता था, जिसमें हम देखते थे कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का पूरा एक गलबा होता था राष्ट्र के ऊपर। वैसा लगता है उसी तरह से एक वन पार्टी सिस्टम की तरफ जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारे सामने ये था कि पूरी जो पॉलिटिकल पावर में, जैसे मैंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी अगर आप लगा लें तो वो भी था, सारा पैसा बीजेपी को मिला। दूसरी तरफ आप ये देखिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से झुकता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी की तरफ। मीडिया जो है वो सीधे तौर पे समर्पण कर चुका है। कॉर्पोरेशंस को आप देखें तो कॉर्पोरेशंस जो है अपने धन का ज्यादातर हिस्सा, इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से ये साबित करता है कि उसी तरफ पैसा लगाना चाहते हैं। और अब ये आखिरी एक तरह से मैं कहूंगी ताबूत में कील की तरह ये वोट चोरी का मुद्दा जो सर पे मंडरा रहा है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना अहम है, कितना नाजुक है, और विपक्ष क्या करे इस बारे में? वोट चोरी का मुद्दा जो है वो तो रहेगा। जब तक ऑपोजिशन इसको उठा रही है तब तक वो मेरे ख्याल से लोगों के सामने जरूर रहेगा, उससे लोग सतर्क हो जाएंगे। लेकिन इन 3 स्टेट्स में ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि वेलफेयर स्कीम्स जिसको कहते हैं वो लास्ट मिनट पे ला के अगर स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ किया तो मेरे ख्याल से जिसको हम कह सकते हैं बीजेपी को उसी के भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। और वो ये शायद गवर्नमेंट्स करेगी क्योंकि ये तीनों अपने अपने राज्य में पॉपुलर गवर्नमेंट्स है आज के रोज में। तो ये स्टेट में पॉपुलर गवर्नमेंट है और उसके खिलाफ बाहर का केंद्र का गवर्नमेंट जो है और राजनीतिक दल जो है वो अंदर आना चाहता है। तो ये बिल्कुल अलग तरीके का राजनीति का ड्रामा इन 3 स्टेट में अनफोल्ड होने वाला है। बहुत अहम बात आपने कही और शायद कम लोगों ने इस बारे में सोचा होगा कि ठीक है, एक राज्य में तो देख लिया बीजेपी की सरकार थी, मतलब बीजेपी यानी एनडीए की सरकार थी पिछले कई बार से हमने देखा, तो वहां तो हो गया कि 10,000 की रिश्वत भी हो गई, पेंशन स्कीम भी दे दी गई, तमाम तरह से पूरे एपरेटस को इस्तेमाल किया गया। अनैतिक यानी गैर कानूनी ना भी सही तो गैर नैतिक, अनैतिक तो था ही ये सारा मामला। अब यही इसी हथियार को अगर ऑपोजिशन की सरकारें राज्यों में इस्तेमाल करती हैं तो देखना होगा इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर प्रतिक्रिया देता है, मीडिया इसको कैसे उठाता है, और ये पूरा नाटक देखने के लिए हम और आप तो बिल्कुल तैयार हैं ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहास पालशेखर जी थैंक यू मुद्दों को समझाने के जी लिए। जी नमस्ते। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।